दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पर्यावरण की सीरीज में आज हम एक बेहतरीन टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, हरित गृह प्रभाव। दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो यहाँ से प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक टॉपिक है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना और यहाँ से आने वाला प्रश्न आपका एक भी गलत नहीं होगा, तो यकीन करना दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो इससे पहले 12 वीडियो पर्यावरण से रिलेटेड अपलोड हो चुकी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है, अब वहाँ से पर्यावरण की वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों हमने इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज़ दोस्तों आप एक बार विजिट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल की लिंक को दे दिया गया है, अब वहाँ से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। सबसे पहला प्रश्न कि ये होता क्या है, तो होता क्या है और क्या क्या भागीदारी होती है, क्या क्या इसके पॉइंट्स होते हैं, सभी हम पढ़ने वाले हैं। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो सभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैसें, इसकी जो संकल्पना दी थी 1824 में जोसेफ फोरियर ने दी थी। यह क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। और दोस्तों आपको तो पता होगा, इससे पहले अगर जो भी हमारे रेगुलर भाई बहन हैं जिन्होंने पर्यावरण की सीरीज को कंटिन्यू देखा है, इससे पहले के जो 12 वीडियो हैं देखे हैं, तो उनको पता होगा इसी तरीके से हम पढ़ाते हैं और फुल डिटेल में पर्यावरण की सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है। ठीक है दोस्तों, सब कुछ बताया जाता है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ा नहीं जाता है जिससे कि परीक्षा में आपको परेशानी हो। ठीक है, तो ईवीएस की तैयारी के लिए आप दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हमने अपने चैनल पर एक नई सीरीज को शुरू किया है, घटना चक्र का सार ईवीएस के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों आप जरूर जुड़े। ठीक है, बेहतरीन तैयारी के लिए ऐसी स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। चलिए, तो देखा हमने सबसे पहले कि ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस गैसों की जो संकल्पना दी थी वो किसने दी थी, जोसेफ फोरियर ने। इस क्वेश्चन को आप याद रखना दोस्तों, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब जानते हैं हम कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। ठीक है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूं आपको अपने तरीके से कि किस तरीके से होता क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव में। वैसे तो हमने आगे फिगर के माध्यम से भी समझा है कि दोस्तों जैसे कोई ग्रह या उपग्रह है, मान लीजिए अपनी पृथ्वी की बात करते हैं हम, तो जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, सूर्य से किरणें आ रही हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर हमारे वातावरण है, वायुमंडल है। ठीक है, तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें भी हैं, धूल कण हैं। तो दोस्तों ये सब तो हम पढ़ चुके हैं और ये आपको शायद पता भी होगा। ठीक है, तो ये गैसें क्या करती हैं दोस्तों, ये जो किरण आती हैं तो कुछ किरणें तो वापस लौट जाती हैं वातावरण में। ठीक है, वातावरण से स्पेस में कुछ किरणें तो वापस परावर्तित हो जाती है, लेकिन कुछ किरणें क्या होता है, कुछ प्रकाश पृथ्वी के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, जैसे समुद्र के द्वारा, पानी के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और सतह के द्वारा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स, तथ्य होते हैं जिनके द्वारा प्रकाश को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और उसके बाद में ऊष्मा के माध्यम से यह वायुमंडल में जाता है। तो ये गैसों की लेयर होती है हमारे वायुमंडल में, जो क्या करती है, जो ये ऊष्मा के माध्यम से जो प्रकाश जाता है, ठीक है, उसे ये ऑब्जर्व कर लेती है और दोबारा उसको परावर्तित कर देती है पृथ्वी की ओर। तो दोस्तों सब कुछ आगे देखने वाले हैं हम फिगर के माध्यम से, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो होता क्या है आगे देखिए, हम आपको यहीं पर थोड़ा डेफिनेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद में फिगर के माध्यम से देखेंगे, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस रखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, सब कुछ आपको क्लियर होने वाला है। चलिए, तो यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन होता, क्योंकि तब पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता। तो दोस्तों जो ग्रीन हाउस
प्रभाव है ये हमारे लिए, हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही जरूरी है। अब ये मत सोचना कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है तो इससे ये हानि हो रही है। हानि कब हो रही है ये भी आपको बताया जाएगा, हानि क्यों होती है ये भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है ये हमारी पृथ्वी के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता, ठीक है। अगर -18 डिग्री सेल्सियस होता तो बताइए पृथ्वी पर जीवन होता? नहीं होता ना। बताइए -18 डिग्री सेल्सियस पर आप जी पाते? नहीं जी पाते। कोई पारिस्थितिक तंत्र होता? नहीं होता। बायोडाइवर्सिटी होती? नहीं होती। कुछ भी नहीं होता। तो ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, बशर्ते यह प्राकृतिक तौर पे हो तो, ठीक है। जब हम गैसों की मात्रा बढ़ा देते हैं वायुमंडल में, वातावरण में, तो इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में बढ़ोतरी हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसी को तो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। चलिए आगे चलिए, सब कुछ यहीं पर बता दिया जाएगा तो फिर आगे आपका जो है ना इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी गैसें होती हैं वह सभी गैसें हम ग्रीन हाउस गैसों को पढ़ने वाले हैं आगे, कौन कौन सी गैसें होती हैं, कहाँ कहाँ से इनका स्रोत है, ठीक है, और कैसे कैसे ये मतलब हानि पहुंचाती हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों ग्रीन हाउस की प्रक्रिया हम समझते हैं, प्रोसेस क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट की। तो चलिए थोड़ी सी डेफिनेशन है तो पढ़ते हैं। चलिए, तो पृथ्वी पर मौजूद वातावरण ग्रीन हाउस की सतह के रूप में कार्य करता है। सूर्य की ओर से आने वाली प्रकाश किरणों का 31% भाग पृथ्वी की सतह से पुनः परावर्तित होकर स्पेस में चला जाता है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है, जैसे सूर्य से 100% जो प्रकाश आ रहा है उसका 31% परावर्तित होकर फिर से स्पेस में चला जाता है और पृथ्वी की सतह से होकर स्पेस में चला जाता है, ठीक है। यहाँ से देखिए, और 20% भाग वातावरण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो 20% भाग जो होता है वो वातावरण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो अवशोषित किया जाता है यही तो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है। और सूर्य से आई ऊर्जा का बचा हुआ भाग पृथ्वी पर मौजूद जैसे समुद्र और सतह पर मौजूद जो तथ्य हैं हमारे, है ना, उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और यही ऊर्जा जो अवशोषित की जाती है ऊष्मा में परावर्तित होकर ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हमने यहाँ पर डिटेल में देखा, पढ़ा। अब उसके बाद अब हम फिगर के माध्यम से समझते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है कि यह प्रोसेस काम कैसे करती है। तो चलिए दोस्तों, एक प्यारा सा चित्र आपके लिए बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि सूर्य से जब सौर विकिरण आती है तो ये देखिए किरणें आ रही हैं। इसके अलावा जो कुछ हमारी वायुमंडल से ही परावर्तित होकर चली जाती हैं, कुछ पृथ्वी तक आती हैं, फिर पृथ्वी से परावर्तित होकर चली जाती हैं। कितने कितने % जाती हैं, कितनी अवशोषित की जाती है, कितनी क्या होता है, ये सब अब आगे हमने एक सारणी में दिया है, ठीक है। वहाँ पर आप देखना, वहाँ पर अभी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, तो क्या होता है, कुछ प्रकाश जो होता है सौर विकिरण पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है, समुद्र के द्वारा, और कुछ हमारे वन जंगलों और भी बहुत सारे तथ्य हैं उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। कुछ क्या होता है, उसके बाद में ऊष्मा में परावर्तित होकर यह वापस जाता है वायुमंडल की ओर। तो वहाँ पर जो हमारी गैसों की एक लेयर है, वायुमंडल में गैसों की एक लेयर बनी होती है। अब कौन कौन सी गैसें होती है तो अभी हम पढ़ेंगे। वह उन गैसों के द्वारा क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है, जो ऊष्मा होती है अवशोषित कर ली जाती है और फिर से पृथ्वी की ओर परावर्तित कर दी जाती है। तो ये जो पृथ्वी की ओर दोबारा से परावर्तित की जाती है, यही पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती है और वृद्धि करने से क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों की संख्या बढ़ती जा रही है और ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित किया जा रहा है और फिर से परावर्तित करके पृथ्वी पर भेजा जा रहा है। इससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अगर दोस्तों ऐसे ही पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, अगर हम इन ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी को नहीं रोकेंगे, तो दोस्तों क्या होगा एक दिन
कि हमारे जो ग्लेशियर हैं, जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जो स्तर है बढ़ेगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो बाढ़ आएगी। ठीक है, उससे क्या होगा, अब जो पृथ्वी के डूबने की संभावना बनेगी। ठीक है ना, जैसे कि बताया जाता है कि जो हमारी बम्बई है, जो सॉल्सेट द्वीप पर जो बसी हुई है, अगर इसी तरीके से अगर टेम्परेचर बढ़ता गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई तो एक दिन वह डूब जाएगी। ठीक है, तो इसी के लिए बहुत सारे समझौते, बहुत सारी संधियां होती रहती हैं कि ग्रीन हाउस गैसों को जो वृद्धि हो रही है उनको बढ़ाने से रोका जाए। ठीक है दोस्तों, तो जो भी प्रोटोकॉल वगैरह हैं वो सब हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम जलवायु परिवर्तन के टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहां पर भी बात करेंगे। फिर उसके बाद ओजोन परत के क्षरण के बारे में पढ़ेंगे, फिर वहां पर हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, बहुत अच्छे तरीके से फुल डिटेल में और एक सिस्टमेटिक वे में आपको पर्यावरण की सीरीज को चलाया जा रहा है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे प्रेस करिए जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक तो बनता है दोस्तों, इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए हम घर बैठे लेकर आ रहे हैं तो आपका इतना दायित्व तो बनता है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, अगर 2 मिनट का समय और दे सकें तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित जो अवरक्त विकिरण होती है इससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपकी समझ में ग्रीन हाउस इफेक्ट आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो सूर्य से जो हमारी विकिरण आती हैं तो उनका 30% स्पेस में परावर्तन हो जाता है, तो 30% तो जो प्रकाश है वो वापस चला जाता है स्पेस में, और 23% जल चक्र में जल वाष्प और नमी में प्रयोग होता है जो समुद्र के द्वारा और जो ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ठीक है, 47% विकिरण वायुमंडल, पृथ्वी तथा समुद्र के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। 1% से कम विकिरण हवा और वायु प्रवाह में प्रयोग किया जाता है और 0.01% विकिरण प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है। अरे बहुत कम, देखिए दोस्तों यहाँ पर 0.01% विकिरण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कितना कम प्रयोग किया जा रहा है। पौधे जो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, उसमें 0.01% ही हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, सौर विकिरण का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कुछ प्रोसेस हम स्टेप के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है, बार बार वही प्रोसेस आपको दोहराई जा रही है, डेफिनेशन के माध्यम से, फिगर के माध्यम से और स्टेप के माध्यम से। देखिए अब स्टेप के माध्यम से हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हमारी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसकी प्रोसेस होती है। ठीक है, चलिए, तो हर तरीके से तो आपको समझाया जा रहा है, तो अब भी आपकी समझ में नहीं आएगा तो बताइए दोस्तों अब आपके लिए क्या किया जाए, है तो अब तो समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे और तो बहुत अच्छे प्रश्नों को हम आप वहाँ पर कराएंगे। तो दोस्तों एक सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है जो कि घटना चक्र का सार EVS का, तो वहाँ पर आप जरूर जुड़ें, देखें दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो पहला स्टेप है कि सर्वप्रथम सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी पर आता है जिसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और वापस स्पेस में चला जाता है, जो कि 30% अभी देखा था, 30-31% जो स्पेस में चला जाता है। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या है कि सूर्य से आई कुछ किरणें पृथ्वी पर मौजूद तथ्यों जैसे समुद्र, पृथ्वी की सतह के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और फिर ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो देखिए कितने अच्छे से, कितने प्यार से आपको पढ़ाया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपको कितने अच्छे से समझ में अब भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बताइए। अब तो समझ में आना चाहिए ना आपके, है ना। दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि समुद्र और पृथ्वी की सतह के द्वारा जो बची हुई प्रकाश की किरणें हैं वो अवशोषित कर ली जाती हैं। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि यह उत्पन्न ऊष्मा अंतरिक्ष की ओर जाती है। अब ये जो ऊष्मा है यह फिर से वायुमंडल की ओर जाती है। ठीक है, चौथे स्टेप में क्या होता है कि इस ऊष्मा का कुछ हिस्सा ग्रीन हाउस गैसों की जो लेयर है उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे पृथ्वी के तापमान में गर्म बने रहता है, जिससे पृथ्वी का तापमान गर्म बने रहता है। वह फिर से जो है परावर्तित पृथ्वी की ओर कर देती हैं ग्रीन हाउस गैसों की लेयर जो है। ठीक है, आगे पांचवा स्टेप है कि मनुष्य की क्रियाओं जैसे जीवाश्म ईंधन, जो पेट्रोल, प्राकृतिक गैस वगैरह, जो फ्यूल वगैरह हम जो यूज करते हैं ना, के प्रयोग, पेड़ पौधों का जो कटाव, आज से जो ग्रीन हाउस गैसों का स्तर वातावरण में लगातार बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है दोस्तों? इन सब के लिए जिम्मेदार हम ही हैं। मनुष्य ही जो ग्रीन हाउस गैसों में जो वृद्धि हो रही है उसके लिए जिम्मेदार है,
कैसे जिम्मेदार है, अभी हम स्रोत देखेंगे तब हम वहाँ पर बातें करेंगे। ठीक है, चलिए छठवां स्टेप है कि इन ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वही बात है दोस्तों, इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को क्या कहा जाता है? भूमंडलीय तापन। ठीक है, ग्लोबल का गर्म होना, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब यहाँ पर हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझ लिया है बहुत अच्छे से। अब देखते हैं हम ग्रीन हाउस गैसों के बारे में। तो ग्रीन हाउस गैसेस देखते हैं दोस्तों, चलिए। तो ग्रीन हाउस गैसों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है आपके लिए। ये ट्रिक हमने अपनी साइंस ट्रिक की सीरीज में भी कराई है, जो हमारे चैनल पर साइंस ट्रिक की सीरीज चल रही है दोस्तों, एक बार विजिट जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर हमने बहुत सारे जो साइंस से रिलेटेड ट्रिक हैं वहाँ पर शामिल किए हैं, जैसे मानव रोग से संबंधित बहुत सारे, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, जीवाणुओं से होने वाले रोग, और विषाणु से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, मिश्र धातुओं की ट्रिक। तो वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक हैं जहाँ से 1 नंबर डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, एक बार आप जरूर विजिट करें। ठीक है, तो देखिए ग्रीन हाउस गैसों की एक हमने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, नाकामी को जलाओ, है ना। इंस्पिरेशनल थॉट भी है हमारा, नाकामी को जलाओ। तो इसके माध्यम से देखिए एक प्रेरणा भी मिलती है हमें कि जो नाकामी आपको मिल रही है, बार बार आप परीक्षा में फेल हो रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो अपनी नाकामी को जलाओ और कामयाब बनो। ठीक है, तो देखिए नाकामी को जलाओ से हमारी ट्रिक बनती है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो ना से है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, का से है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मी से है मीथेन CH4, को से है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जल से है जलवाष्प H2O, ओ से है ओजोन। ठीक है, तो ट्रिक तो बहुत अच्छी होगी दोस्तों। तो जब लाइक नहीं किया है तो आप तो वीडियो लाइक कर सकते हैं ना। अब तो आपके लिए एक अच्छा पॉइंट आपको मिला है, जिससे कि आपको कुछ यूनिक कंटेंट आपको मिल रहा होगा, कि आप समझ रहे होंगे कि हाँ ये कुछ यूनिक है ना। आप पढ़े होंगे, मुझे पता है, इससे पहले आप पढ़े होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। अगर आपको उनसे कुछ यूनिक मिलता है तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए दोस्तों, तो परसेंटेज की बात करें तो दोस्तों सबसे जो अहम रोल होता है, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है जलवाष्प होती है, जो 36 से 72% का योगदान देती है ग्रीन हाउस गैसों में। उसके बाद में दूसरे नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, उसके बाद मीथेन 4 से 9%, उसके बाद ओजोन 3 से 7%। इनकी मात्रा बहुत कम होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वगैरह। ठीक है, तो इनको भी याद रखना। तो सबसे ज़्यादा योगदान कौन सी गैस देती है? जलवाष्प। ठीक है, H2O। तो दोस्तों इसे आप याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान किस गैस का होता है? तो जलवाष्प का। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण करती है वह कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी हम आगे देखेंगे। चलिए ग्रीन हाउस गैसों के स्रोत पढ़ते हैं। ये वैसे इतने इंपॉर्टेंट तो हैं दोस्तों, जानना तो जरूरी है, पर पढ़ाए नहीं जाते हैं। ज़्यादातर देखा है कि वीडियोज आप देखना, ज़्यादातर यूट्यूब पे ये सब बताया नहीं जाता है, ओरली ऐसे ही बता दिया जाता है मौखिक के, बस ये यहाँ से प्राप्त होता है, ये यहाँ से प्राप्त होता है। तो मैंने सोचा चलिए कुछ अलग देते हैं, और बच्चों को पता भी होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ कहाँ से उत्सर्जन होता है, क्या स्रोत है मीथेन का, क्या स्रोत है नाइट्रस ऑक्साइड का, क्या स्रोत है। तो चलिए कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत देखते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जो हम जलाते हैं ना, डीजल पेट्रोल वगैरह, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से उत्सर्जन होता है। सॉलिड वेस्ट, जो वेस्ट होता है वो सॉलिड वेस्ट, उसको जलाने पर, है ना, पेड़ पौधे व लकड़ी को जलाने पर, सीमेंट के निर्माण में। और श्वसन, देखिए श्वसन की क्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते नहीं है, बताइए, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कि पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ठीक है, खत्म करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, यही तभी तो कहा जाता है। और ये प्रोटोकॉल, संधि वगैरह समझौते होते हैं, इनमें यही बातें की जाती हैं, ठीक है, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसों को रोका जा सके। मीथेन देखते हैं, कोयले की खानों से मीथेन निकलती है, धानों के खेतों से निकलती है, परिवहन के दौरान भी उत्सर्जित होती है। और दोस्तों मीथेन एक जगह से निकलती है, जो हमारे पशु होते हैं ना, जो जुगाली करते हैं, मुंह चलाते रहते हैं ना, तो सफ़ेद सफ़ेद जो झागे निकलते हैं, ऊँट देखे होंगे आपने, गाय भैंसें, तो ज़्यादातर देखा होगा मुंह चलाते ही रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी मीथेन निकलती है, ठीक है, उनके मुंह से। नाइट्रस ऑक्साइड कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के दौरान निकलती है, जीवाश्म ईंधनों से निकलती है, और ठोस अपशिष्ट के दहन से निकलती है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड।
तो नाइट्रस ऑक्साइड को याद रखना कहाँ से निकलती है। CFC की बात करें तो AC, रेफ्रिजरेटर, परिवहन से निकलती है। जो AC फ्रिज हम जो यूज करते हैं यहाँ से CFC निकलती है। और CFC दोस्तों बहुत ही हानिकारक है। CFC के द्वारा ही जो ओजोन परत है हमारी उसका क्षरण हो रहा है, ठीक है। उसमें जो छिद्र है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो छिद्र देखा गया था वहाँ पर जो क्षरण हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है CFC। तो CFC को रोकना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो उससे क्या होता है जो सूर्य से आने वाली जो हमारी सौर विकिरण है उनके साथ में हमारी जो पराबैंगनी किरणें हैं वो आती हैं, अल्ट्रावायलेट वे जो हैं, उनसे क्या होता है दोस्तों कि उनसे जो हमारे स्किन कैंसर होने की और जो स्किन चर्म रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। उनसे जो होता है ना तो बहुत सारी दिक्कत होने लग जाती है। तो उसके लिए ये जिम्मेदार है ओजोन परत के क्षरण के लिए। आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे ओजोन परत का क्षरण, तो वहाँ पर ओजोन परत के बारे में जानेंगे और ओजोन परत से संबंधित सभी पॉइंट्स को वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। पहले तो इसके बाद में जलवायु परिवर्तन पढ़ने वाले हैं हम दोस्तों, ठीक है। तो चिंता मत करिए, पर्यावरण की सीरीज में एक भी जो टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, सारे टॉपिक आपके लिए कराए जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के बारे में जानते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव क्या क्या किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ग्लोबल वार्मिंग सबसे पहले, ठीक है। महासागर अम्लीकरण, दोस्तों महासागर अम्लीकरण, जो महासागर का पानी जो नमकीन हो रहा है ये, इसमें जो CO2 है हमारी जो अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। महासागर अम्लीकरण में धुआं और ओजोन प्रदूषण, तो जो ओजोन गैस है जो धुआं और ओजोन प्रदूषण में भाग लेती है। ओजोन परत का क्षरण, ये CFC इसमें भाग लेती है, ठीक है, ओजोन परत के क्षरण में। तो ये सब ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव हैं, ठीक है। तो ये सब होता कब है दोस्तों, अगर प्राकृतिक तौर पर हमारी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो तो वो तो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, हमारे जीवन के लिए जरूरी है। अगर वहीं पर इनमें वृद्धि हो जाए, इनका लेवल बढ़ता जाएगा तो हमारे लिए नुकसान है, ठीक है ना दोस्तों। तो बस उसी के लिए ये सब हम प्रयास कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि को रोका जाए। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। तो बताइए दोस्तों टॉपिक आपको कैसा लगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करके बताएं। चैनल को प्लीज़ जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे प्यारे भाई बहनों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब करोगे, आप हमारे साथ जुड़ोगे तो हम आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।